आज है 20 फरवरी शुक्रवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के अंक में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की, जहां न्यायपालिका ने राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम लगा दी है। हम बात करेंगे भारत की उस दवा कंपनी की जिसकी लापरवाही ने विदेश में बच्चों की जान ली और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे हत्यारा तक कह दिया है। इसके अलावा हम नज़र डालेंगे इंदौर में वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद पर और जानेंगे कि क्या सच में 2020 में मुंबई की बत्तियां चीन ने गुल की थीं। साथ ही गुजरात में लव मैरिज पर लगने वाले नए पहरों की भी चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक फैसलों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। एएफपी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यह फैसला 6 और 3 के बहुमत से आया। अदालत ने साफ किया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को अपनी मर्जी से नया टैक्स लगाने की छूट नहीं देता। ट्रंप लंबे समय से मैक्सिको, कनाडा और चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर संसद चाहती तो वो राष्ट्रपति को ये शक्ति देती, पर ऐसा नहीं किया गया। एक्सियोस की रिपोर्ट बताती है कि इस फैसले से ट्रंप के उन टैरिफ्स पर असर पड़ेगा जो उन्होंने हाल ही में लगाए थे। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगे पुराने टैक्स अभी जारी रहेंगे। इस फैसले के बाद शेयर बाजार में उछाल देखा गया और सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। लेकिन इससे एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जिन कंपनियों ने ये बढ़ा हुआ टैक्स भरा था अब वे रिफंड मांगेंगी, जो अरबों डॉलर में हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि वे अब दूसरे कानूनों का सहारा लेकर अपनी नीति लागू करेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उज्बेकिस्तान में कफ सिर्फ पीने से हुई 18 बच्चों की मौत के मामले में नोएडा की दवा कंपनी मैरियन बायोटेक को कड़ी फटकार लगाई है। 19 फरवरी को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कंपनी के अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी। जजों ने सख्त लहजे में कहा कि आपका सिर्फ बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है, इसलिए आप पर तो हत्या का आरोप लगना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब होता है। आपको बता दें कि साल 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस कंपनी के कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था। जांच में पाया गया था कि दवाएं मानक गुणवत्ता की नहीं थीं और उनमें मिलावट थी। कंपनी के अधिकारी पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, जहां उन्हें राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब कंपनी के निदेशकों को निचली अदालत में पेश होना होगा और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आपराधिक कार्यवाही का सामना करना होगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री के नए आवास के निर्माण का असर अब आम लोगों पर पड़ने लगा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेस कोर्स रोड के पास स्थित 3 बस्तियों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। टीएनआई की रिपोर्ट के अनुसार भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप के निवासियों को जगह छोड़ने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने को कहा गया है। इस आदेश से लगभग 700 परिवार प्रभावित होंगे। सरकार का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और इस पर कब्जा अवैध है। हालांकि स्थानीय लोगों और जानकारों का मानना है कि यह सब सुरक्षा कारणों से हो रहा है, क्योंकि पड़ोस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया आधिकारिक आवास बन रहा है। निवासियों में इस नोटिस से हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि वे बरसों से यहाँ रह रहे हैं और उन्हें अब तक पुनर्वास या वैकल्पिक आवास के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। नोटिस में घर खाली करने की कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है, लेकिन ये चेतावनी जरूर है कि आदेश न मानने पर बल प्रयोग किया जा सकता है। ये कार्रवाई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन को सुरक्षित करने की व्यापक योजना का हिस्सा मानी जा रही है। क्या आपको अक्टूबर 2020 का वो दिन याद है जब मुंबई में अचानक बिजली गुल हो गई थी और ट्रेनें रुक गई थीं? अब अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि इसके पीछे चीन का हाथ था। अमेरिकी अधिकारी जेकब हेलबर्ग ने शुक्रवार को कहा कि हमने देखा है कि कैसे एक बटन दबाकर भारत के एक महान शहर की बत्तियां बुझा दी गईं। द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक हेलबर्ग ने यह बात पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के दौरान कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीन साइबर हमलों और आर्थिक दबाव के जरिए दूसरे देशों को ब्लैकमेल कर रहा है। 2020 में जब लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा था, उसी दौरान मुंबई में ये ग्रिड फेलियर हुआ था। उस समय भी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीनी हैकर्स ने भारतीय बिजली ग्रिड को निशाना बनाने के लिए मैलवेयर का इस्तेमाल किया था। हालांकि चीन ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन की तरफ से आया ये बयान उन आशंकाओं को यकीन में बदलता है कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि साइबर दुनिया में भी लड़े जाएंगे।
चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि वोटर लिस्ट की जांच और सुधार के लिए जजों की तैनाती की जाए। सुचित्रा कल्याण मोहंती की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने ये कदम राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी को देखते हुए उठाया है। चीफ जस्टिस की पीठ ने कहा कि यह एक असाधारण स्थिति है, इसलिए हमें असाधारण आदेश देना पड़ रहा है। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया है कि वे इस काम के लिए सेवारत और रिटायर्ड जजों को नियुक्त करें। पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप था कि वह इस काम के लिए पर्याप्त अधिकारी मुहैया नहीं करा रही है। अब जजों की निगरानी में वोटर लिस्ट में दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 फरवरी तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला इसलिए अहम है ताकि आने वाले चुनावों में निष्पक्षता बनी रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाली खबर आई है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक वहां हजारों मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करके थोक में आपत्तियां दर्ज कराई हैं। रिपोर्ट में 81 साल के फकीर मोहम्मद का जिक्र है, जो पिछले 60 साल से वोट डाल रहे हैं, लेकिन अब शिकायत की गई है कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। जांच में पता चला कि उनकी कॉलोनी के 53 लोगों के नाम पर आपत्ति थी और वे सभी मुस्लिम थे। अधिकारियों की जांच में ये सभी शिकायतें झूठी पाई गईं। इंदौर में अब तक 11,000 से ज्यादा ऐसे फॉर्म भरे जा चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में हजारों नाम हटाने की साजिश हो रही है। नियम बदलने के बाद अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर आपत्ति जता सकता है, जिसका फायदा उठाया जा रहा है। कई बूथ लेवल अधिकारियों ने माना है कि 90% से ज्यादा आपत्तियां बोगस हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वे हर मामले की जांच कर रहे हैं। टेलीग्राफ अखबार में रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने भारतीय वायुसेना की गिरती ताकत पर एक लेख लिखा है। उनका कहना है कि भारत के पास लड़ाकू विमानों की कमी है और सरकार की खरीद नीतियां सवालों के घेरे में हैं। लेख में राफेल सौदे की आलोचना करते हुए कहा गया है कि 126 विमानों की जगह सिर्फ 36 विमान खरीदना एक गलती थी। लेखक का तर्क है कि भारत ने भारी कीमत चुकाई, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी नहीं मिली। अनिल अंबानी की कंपनी को इस सौदे में शामिल करने पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनके पास एरोस्पेस का कोई अनुभव नहीं था। अब चर्चा है कि 114 नए जेट्स के सौदे में गौतम अदानी को फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेख में यह भी कहा गया है कि आत्मनिर्भरता के नारों के बावजूद तेजस जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनी को दरकिनार कर रही है। लेखक का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ फोटो खिंचवाने से नहीं होती, बल्कि इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया और मजबूत सरकारी संस्थाओं की जरूरत है। तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने हनमकोंडा जिले में दलित परिवारों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने पर कड़ा रोक अपनाया है। मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने प्रशासन को तुरंत सप्लाई बहाल करने का निर्देश दिया है। करीब 300 लोगों ने शिकायत की थी कि जातिगत भेदभाव के चलते उनके कनेक्शन काटे गए हैं। निवासियों का आरोप है कि उनके पास घर के वैध कागजात हैं, फिर भी पड़ोसी सोसाइटियों के दबाव में उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई बकाया बिल न भरने के कारण की गई है और इसमें कोई जातिवाद नहीं है। आयोग ने कहा कि पानी और बिजली मूलभूत अधिकार हैं और इस तरह कनेक्शन काटना जीने के अधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को दलित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धमकियां रोकने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी। गुजरात सरकार प्रेम विवाह यानी लव मैरिज के नियमों को सख्त करने जा रही है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई जोड़ा लव मैरिज के लिए अप्लाई करता है तो लड़की के माता पिता को तुरंत व्हाट्सएप पर अलर्ट भेजा जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फ्रॉड रुकेंगे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि शादी का सर्टिफिकेट तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि 40 दिन का इंतजार करना होगा। साथ ही गवाहों की भी कड़ी जांच होगी। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने विधानसभा में कहा कि अगर कोई अपनी पहचान छिपाकर किसी को फंसाता है तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि आलोचक इसे निजता का हनन और मोरल पुलिसिंग बता रहे हैं। उनका कहना है कि वयस्क नागरिकों को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने का अधिकार है और माता पिता को बीच में लाना उनकी आज़ादी पर हमला है। सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल भी बना रही है, जिससे हर अर्जी को ट्रैक किया जा सकेगा। हर साल की तरह इस बार भी वैलेंटाइन डे पर बजरंग दल और अन्य संगठनों ने प्रेमी जोड़ों के खिलाफ मोर्चा खोला। ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में पार्कों और रेस्टोरेंट्स में छापेमारी की गई। भोपाल में तो बाकायदा लाठियों की पूजा की गई और धमकी दी गई कि जो भी जोड़ा मिलेगा उसका मुंह काला किया जाएगा। इंदौर के एक कॉलेज में घुसकर कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनका आरोप था कि वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। रायपुर में भी कपल्स को परेशान किया गया। लेकिन जयपुर में एक अलग नज़ारा देखने को मिला। वहां जब डंडा लेकर कुछ लोग पार्क में पहुंचे तो आम जनता ने उनसे उनका आई कार्ड मांग लिया।
जब वे कार्ड नहीं दिखा पाए तो उन्हें वहां से भागना पड़ा। ये घटना बताती है कि अब आम लोग भी इस तरह की गुंडागर्दी और स्वयंभू पुलिसिंग का विरोध करने लगे हैं। अमेरिका से एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। यौन शोषण के दोषी जेफरी एप्स्टीन को पेंटागन और एफबीआई की इमारतें खरीदने का ऑफर दिया गया था। आईटीवी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में एप्स्टीन को वर्जीनिया में रक्षा विभाग के पास एक बिल्डिंग खरीदने का प्रस्ताव मिला था। दस्तावेज बताते हैं कि अगर यह सौदा हो जाता तो एक यौन अपराधी अमेरिकी सरकार का मकान मालिक बन जाता, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। फाइलों में यह भी दावा किया गया है कि एप्स्टीन के इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से भी संबंध थे। ये प्रस्ताव डेविड स्टर्न ने भेजा था, जो एप्स्टीन का करीबी था। ये खुलासा अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ब्रिटेन के शाही परिवार के लिए यह हफ्ता मुश्किल भरा रहा। किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रू को सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन के शक में गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को गोपनीय दस्तावेज भेजे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रू से पुलिस ने दिन भर पूछताछ की और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। शाही परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की गिरफ्तारी आधुनिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है। यह मामला शाही परिवार की छवि के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और अंत में एक अच्छी खबर। हम अक्सर सोचते हैं कि दान सिर्फ अमीर लोग करते हैं, लेकिन अशोका यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा दान करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय परिवार हर साल लगभग 540 अरब रुपये दान करते हैं। इसमें नकद के अलावा कपड़े और भोजन भी शामिल है। रिपोर्ट कहती है कि 90% लोग धार्मिक कर्तव्य मानकर दान करते हैं। खास बात यह है कि कम आय वाले लोग भी अपनी हैसियत के हिसाब से दिल खोलकर दान देते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत की उदारता किसी बड़े कॉर्पोरेट की मोहताज नहीं है, बल्कि यह आम भारतीयों के संस्कारों में रची बसी है, जो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये था आज का हरकारा पॉडकास्ट। आपको यह अंक कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हरकारा शोर, कम रोशनी ज़्यादा। आप हमें सुन सकते हैं व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर और ब्लू स्काई पर। धन्यवाद।